नमस्कार, अटल न्यूज में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूं समीर अब्बास। जैसे जैसे सियासत का पारा बढ़ रहा है वैसे वैसे लगातार हर दिन के साथ नई नई ऊर्जाएं पैदा हो रही हैं, नए नए उम्मीदवार सामने आ रहे हैं। और उम्मीदवार जब तजुर्बेकार हो, एक्सपीरियंस उसको हासिल हो, तो यकीनन उसकी जो उम्मीदवारी है उसमें एक दबदबा पैदा हो जाता है। एक ऐसी ही शख्सियत है मोहम्मद शरीफ अली साहब। मैं उन पे तो बाद में आऊँगा, पहले मैं दो तीन चीज़ें बताता चलूँ। बरेली में 9 सीटें हैं विधानसभा की, और इस बार जो है अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की जो पार्टी है AIMIM मैदान में उतर चुकी है। और ऐसा माना जा रहा है कि यूपी भर में तकरीबन 100 सीटों पर वो अपनी दावेदारी ठोकेगी। लखनऊ और दिल्ली के बीच जो सबसे बड़ा शहर है वो बरेली है। बरेली में एक बड़ी आबादी, तकरीबन 45% के आसपास मुस्लिम आबादी है। उसमें कई सीटें ऐसी हैं जिस पर जो है मुस्लिम मतदाता ये तय कर देंगे कौन विधायक बनेगा। उसमें से शहर सीट, कैंट सीट और बिथरी विधानसभा सीट आती है। जब हम AIMIM की बात करते हैं तो 1925 में आगाज होता है उस पार्टी का, और हिंदुस्तान की आज़ादी में भी एक बड़ा रोल निभाते हैं। उसके बाद जब सियासी मैदान में उतरते हैं तो ये जब आंध्र प्रदेश से शुरुआत होती है, उसके बाद महाराष्ट्र में वो सिक्का जमा देते हैं और 2 लोकसभा के सांसद बन जाते हैं। इसके अलावा हैदराबाद में तो ओवैसी साहब लगातार जलवे बिखेरे हुए हैं। जब ये सिलसिला और आगे बढ़ता है तो सियासी मैदान में वो बिहार जाते हैं और पिछले साल बिहार की 5 सीटें वो जीत लेते हैं, 5 विधायक बन जाते हैं। बंगाल में उन्हें जरूर निराशा हाथ होती है, और इसके बाद वो यूपी जो कि सबसे बड़ा स्टेट है उसमें कदम उन्होंने बढ़ाए हैं। और उसमें जो है बरेली शहर सीट और बरेली कैंट सीट एक ऐसी सीट है जिस पर सबकी नज़र होगी इस बार, क्योंकि बीजेपी के खाते में 1985 से ये सीट रही है, और इस बार जो है तमाम पार्टियां अपनी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। और उसमें जो है मोहम्मद शरीफ अली साहब जो है इस बार भावी दावेदार के तौर पर AIMIM से उन्होंने अपनी दावेदारी ठोकी है। मैं उनके बारे में बताता चलूं क्योंकि सियासत में उनका कदम पहला नहीं है। इससे पहले भी उन्होंने एक ऐसी पार्टी जिसने पूरे हिंदुस्तान को प्रधानमंत्री दिए, चौधरी चरण सिंह, उसकी पार्टी से वो बिथरी विधानसभा से 2017 में चुनाव लड़ चुके हैं। जबरदस्त तरह से लड़े थे क्योंकि बिथरी विधानसभा उनके लिए अलग थी। शहर सीट पर क्योंकि उनका गांव भी पड़ता है, और इसके अलावा बहुत बड़ी आबादी को वो देखते हैं, समझते हैं। आज हमारे साथ मौजूद भी हैं। मैं तमाम विषयों पर बात करूंगा कि उनके आगे के विजन क्या होंगे। और मैं एक बात और जोड़ता चलूं, शिक्षा से भी उनका जुड़ाव है। उनका एक स्कूल है जिसमें वो शिक्षा की ज्योति जला रहे हैं और बहुत कुछ कर रहे हैं, यानी नए नए नस्ल को जो है शिक्षा और तालीम की बात कर रहे हैं। मैं बहुत सारी बातें हैं, सब पर बात करूँगी। एक छोटा सा तारुफ है, इंट्रोडक्शन है, कुछ इजाफा करना चाहें तो आप कर सकते हैं, उसके बाद हम विषय पर आए। हमारा एक छोटा भाई है मोहम्मद शकील, एक लंबे अरसे से खुद में भी 90% विकलांग है, और वो दिव्यांगों की सेवा पूर्णतः पूरे उत्साह से दिव्यांगों की सेवा करता है। और उसमें तरीके से लॉकडाउन में सेवा की, व्हील चेयर दिलवाना, मोटर की रिक्शा दिलवानी, ये सब वो बड़ी ही जिम्मेदारी से करता है। और हम लोगों का समाज सेवा का है, और इसीलिए हम लोगों ने इस कदम को चुना है ताकि शासन में रहते हुए आसानी से हर चीज़ को किया जा सकता है। जी, बहुत सारी बातें हैं। बहुत अच्छी बात कही कि जिस तरह से समाज सेवा को लेकर लगातार आप आगे बढ़ रहे हैं, और जाहिर है कि आपने बिथरी में भी ज़बरदस्त चुनाव लड़ा था। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने बरेली की शहर सीट को ही क्यों चुना? आपकी पार्टी नई है, यूपी के लिए तो नई है, ये अलग बात है। वो जहाँ गए उन्होंने अपनी जो सियासी पैतरे हैं उससे बिहार चुनाव हमने देखा, हमने महाराष्ट्र का चुनाव देखा, हर जगह इजाफा हुआ AIMIM का। यूपी में आपने बरेली शहर सीट को ही क्यों चुना, इसमें मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ। बरेली शहर सीट मैंने इसलिए चुनी कि बरेली में चूँकि वार्ड नंबर 59 पड़ता है, जिसमें मेरा गांव भी आता है, ये मोहल्ला आता है। यहाँ लगभग करीब 4 से 4.5 हज़ार का वोटर है, और ये पूर्णतः मेरे साथ है। और यहाँ के लोगों ने ये अपनी इच्छा जाहिर की कि चुनाव बिथरी से लड़ के आप शहर से लड़िए, और शहर में बड़ा जनसैलाब मेरे साथ है, और उसमें हर वर्ग के लोग हैं, चाहे वो हिंदू भाई हो, मुस्लिम भाई हो, सिख भाई हो, सारे लोगों का समर्थन मेरे साथ है। और ओवैसी साहब को एक लंबे वक्त से मैं सुन रहा हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से। मुझे उनमें एक ऐसा इंसान दिखता है जो वाकई इंसानियत रखता है और लोगों के तकलीफ़ों को जज्बात रखता है, अपनी उन तकलीफ़ों को
महसूस करते हैं वो। और उनके बारे में मैंने जाना था कि वो हैदराबाद में मेडिकल कॉलेज चलाते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज चलाते हैं, तमाम तरीके की लोगों के लिए सहूलियत दी, और वहाँ पर लोगों का जो इलाज होता है वो निःशुल्क होता है, और शिक्षा भी वो निःशुल्क देते हैं, और बेटियों की शादियाँ कराते हैं। ये सब काम उनके ऐसे हैं जो मुझे देख के काफ़ी प्रभावित हुआ। मुझे लगा जो काम मैं कर रहा हूँ और उसी काम से वो जुड़े हैं, तो क्यों ना उनकी पार्टी से जुड़ा जाए। इस उम्मीद के साथ पार्टी जुड़ा, और क्षेत्र के लोगों की आवाज़ थी, लेकिन इसी उम्मीद से क्षेत्र के साथ इस शहर विधानसभा मैंने चुना। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि टिकट क्योंकि अभी घोषित नहीं हुआ है, और आपके साथ प्लस पॉइंट ये है जो नज़र आता है, आपका ये बिथरी आपका इलाका नहीं था, उसके बाद आप वहाँ गए और आपने वहाँ ज़बरदस्त तरह से चुनाव लड़ा। वहाँ बहुत ज़बरदस्त आपको वोट भी मिले, और ये आपका इलाका है, आप यहाँ के शेर हैं। आपको क्या उम्मीद लगती है टिकट को लेकर, और उसके बाद जो है जनता आपके लिए क्या सोचेगी? क्योंकि जो ओवैसी साहब की पार्टी है, जो आइडियोलॉजी है, उसके बारे में ये कहा जाता है केवल मुस्लिम समुदाय के लोग ही उनसे प्रभावित होते हैं। आप किस तरह से देखते हैं जी? कहने की बात है, मुस्लिम समुदाय के लोग करते हैं। ओवैसी साहब एक ऐसा अपना नेतृत्व लेकर चलते हैं, ऐसी लोगों की खिदमत करते हैं, और जब वो खिदमत करते हैं तो उसमें कुछ नहीं देखते कौन हिंदू कौन मुस्लिम, वो हक के साथ होते हैं, अन्याय के खिलाफ होते हैं, हक के साथ होते हैं, इंसाफ के साथ होते हैं। और इसमें जरूरी नहीं कि मुस्लिम सारे वर्ग के लोग वोट देते हैं उन्हें, सारे वर्ग के लोग उनके साथ चलते हैं। ये कहना तो गलत हुआ कि मुस्लिम ही सिर्फ वोटिंग करेंगे, सारे समाज के लोग वोटिंग करेंगे। और जब हम विधायक बनेंगे तो हमारी प्राथमिकता रहेगी कि कहीं किसी को ऐसा न लगे किसी एक मजहब की पार्टी है, एक मजहब के लोगों का ही सुना जाएगा, सारे वर्गों का सुना जाएगा, सबका सम्मान रखा जाएगा, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, और विकास सबके लिए बराबर होगा। टिकट को लेकर क्या लगता है आपको? क्योंकि दावेदार तो कई नजर आते हैं, आपकी दावेदारी में मजबूती यही है कि आप चुनाव लड़ चुके हैं, एक एक्सपीरियंस है, दबदबा है आपका। ये तो हाईकमान का निर्णय होगा। मैं तो पार्टी जुड़ा हूँ, पार्टी कार्यकर्ता हूँ, आवेदन किया है, इच्छा जाहिर की है पार्टी की कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ। पार्टी का जो निर्देश होगा, अगर पार्टी चाहती है कि मैं चुनाव लड़ूँ तो चुनाव लड़ूंगा, पार्टी की जो अगर मुझे जिम्मेदारी देगी। अगर पार्टी को लगता है किसी और को लड़ाना है तो मैं उसको चुनाव लड़ाऊंगा, ईमानदारी चुनाव लड़ाऊंगा, और पूर्णतः कोशिश रहेगी जो भी चुनाव लड़ेगा वो चुनाव को जिताया जाएगा। एक बात और मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी बेदाग छवि है, आप शिक्षा से भी जुड़े हैं, एक पढ़े लिखे दावेदार भी हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं समाज के लिए, और एक लंबे अरसे से तमाम चीज़ों को देखते आ रहे हैं। क्या विजन होगा जहन में, क्या तस्वीर खाका तैयार किया है? अगर पार्टी उसके बाद आवाम आपको मौका देती है और आपको नुमाइंदे के तौर पर यहाँ चुनती है, तो क्या आपने सोचा है? सबसे पहली चीज़ ये है कि हमारी कोशिश ये रहेगी कि तालीम को आगे बढ़ाया जाए। पहली प्राथमिकता रहेगी कि तालीम को आगे बढ़ाई जाए, और तालीम के लिए अच्छे डिग्री कॉलेज हों, मेडिकल कॉलेज हों, ये सारी चीज़ें हों जिससे तालीम को एक बुलंदी मिल सके। और आज की तारीख में सबसे ज़्यादा अगर ज़रूरत कहीं है तो मेडिकल लाइन की है, और बरेली मेडिकल लाइन होना चाहिए, बरेली मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए सरकार की तरफ से, और निःशुल्क इलाज होना चाहिए, बेहतर इलाज होना चाहिए, और इलाज में पारदर्शिता होना चाहिए, ये लापरवाही बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस पर मैं पूरी नज़र रखूँगा, और कोशिश यह रहेगी कि साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाए ताकि इन बीमारियों से बचा जा सके। शिक्षा का, लाइट का, रोडों का, कहीं, क्योंकि मेरा काम सिर्फ इतना है कि दिन भर इसी काम पर रहना है, कहाँ किसकी कौन सी समस्या है, पूरा दिन 24 घंटे इसी काम पर रहना है कि किसकी कहाँ समस्या है। जहाँ समस्या होगी वहाँ हम मौजूद होंगे, जिसका कॉल आएगी या नहीं आएगी हम खुद पहुँचेंगे, जहाँ भी होगा, जिसका दर्द होगा, जहाँ भी महसूस करेंगे तुरंत जाएंगे, और प्राथमिकता को लेते हुए हर काम करेंगे। इस तरीके का काम नहीं रहेगा कि पता लगा हम विधायक बनना चाहते हैं और दूसरी जगह हम अपनी व्यवस्था हमारी दूसरी जगह भी है, तो हम दो काम एक साथ नहीं कर सकते। ऐसे लोगों को मैं समझता हूँ ना ही टिकट मिलना चाहिए, ना ही उन्हें वोट देना चाहिए। जो आपकी सेवा निरंतर कर सके, जो आपको पूरा वक्त दे सके, वही आपके वोट का हकदार भी है। बस एक दो सवाल आखिरी के रह गए, क्योंकि सीबीगंज बहुत पास में इलाका पड़ता है, पूरा सीबीगंज का इलाका ये आसपास, ये इंडस्ट्रियल एरिया कहलाता था, लेकिन रोजगार के अवसर नजर नहीं आते। कुछ इस तरह का खाका सोचा है जहन में कि कुछ हमारे उद्योग की जो कमी नजर आती है उसको पूरा करना? देखिए, यहाँ उद्योग का मामला है तो शासन को ये चाहिए कि उद्योग जो हमारे लोग जो इकाई लगाना चाहते हैं, इकाई जो लोग चला रहे हैं, तो एक तो उन पर टैक्स का जो बोझ पड़ रहा है वो टैक्स कम कर दिया जाए, उनको सहूलियतें दी जाए ताकि वो अपने रोजगार को आगे बढ़ा दें। क्योंकि रोजगार आगे बढ़ेगा, हमारी इकाइयाँ चलेंगी, फैक्ट्रियाँ चलेंगी, तब हम एक तरीके से उत्पादन कर पाएंगे और वो उत्पादन हमारा बाहर जा सकेगा।
तो हमें सरकार को पूर्णतः व्यापारियों के साथ खड़ा होना चाहिए, उनके लिए सुविधाएं देना चाहिए, उनसे ज़्यादा टैक्स वसूलने की उम्मीद नहीं रखना चाहिए। उनको हम सहयोग करेंगे तभी वो आगे चल पाए, उनके हाथ खुल जाएंगे और तभी सबको कारोबार मिलेगा, सबको नौकरियां मिलेंगी, सबको काम करने की एक तरीके से जगह खुलेगी। इसलिए मैं समझता हूँ सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए और मेरी भी कोशिश रहेगी कि सदन में अगर मैं जाता हूँ तो इसको पहले पैटर्न में रखूँ। बहुत अहम होने वाली है। आपके बहुत सारी जहन में कल्पनाएं हैं। आपको क्या लगता है कि किस वर्ग से कितने वोट मिल सकते हैं? क्योंकि 40-50% तो यहाँ मुस्लिम आबादी है, इसके अलावा और भी तमाम आबादी के लोग यहाँ रहते हैं, तमाम धर्म जाति के लोग रहते हैं। क्या उम्मीदें नजर आती हैं? देखिए, मेरी तो कोशिश ये है कि शहर विधानसभा से जितना वोटर है, मैं एक एक वोट की उम्मीद लेके, एक एक वोट के सहारे, चाहे वो मुस्लिम हो भाई हो या गैर मुस्लिम भाई हो, मैं सबके भरोसे चुनाव में आया हूँ और सबके एक एक वोट की मुझे उम्मीद है। सारे लोग मुझे वोटिंग करेंगे। वो अलग बात है कि अगर जो लोग वोटिंग नहीं भी करेंगे और कल मैं अगर विधायक बनता हूँ तो मेरी उस विधायकी में, जब मैं विधायक बनूंगा तो मेरे ऊपर सबका हक होगा और बराबर मैं सबका ख्याल रखूँगा। और मुझे मैं भरोसा करता हूँ, मैं किसी एक वर्ग के लिए, मैं सारे लोगों के लिए उतरा हूँ मैदान में, सबसे मुझे उम्मीद है और सभी वर्ग के लोग मुझे वोटिंग करेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात ये भी है क्योंकि फूल की जो खुशबू होती है वो सबके लिए बराबर होती है और सियासत भी ऐसी चीज़ है जिसकी खुशबू सबके लिए बराबर होती है। जी बिल्कुल, यही सब चीज़ें हैं कि मैं किसी मजहब या धर्म को लेकर चुनाव में नहीं उतरा हूँ। कोई नेता, कोई मजहब नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, उसके लिए सब लोग बराबर होते हैं, सब समान होते हैं और जो समाज में बुरा है वो सबके लिए बुरा है, जो समाज में अच्छा है वो सबके लिए अच्छा है। मेरी कोशिश रहेगी किसी के साथ न्याय ना हो और किसी के साथ, हर आदमी के साथ इंसाफ हो, ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी और विकास भी सबके लिए बराबर की लिए। लाइफ होती है, अपने मनोरंजन के क्या कर पाते हैं? चाहें तो उस पर भी रोशनी डाल सकते। मेरा एक शौक़ ये है मेरा कि मैं जब ये सोचता हूँ किसी दिव्यांग को मैंने अगर उसकी मदद कर दी, दिव्यांग के मैं साथ चल लिया, दिव्यांग के लिए हमारी तरफ से कहीं दिक्कतों को हमने अगर आसान कर दिया, उसी को मनोरंजन मान लेते हैं। अच्छा, बहुत खूबसूरत बात है। इससे बेहतर मैं समझता हूँ कोई काम हो भी नहीं सकता दुनिया में कि अगर हम किसी जो जिस्म से कहीं कमज़ोर हो उसकी मदद करें, उससे बेहतर कोई बात नहीं हो सकती। बहुत इस बात के लिए आप हकदार हैं मुबारकबाद की। शुक्रिया। अगर कोई पैगाम, कोई मैसेज देना चाहते हैं हमारे ज़रिए से, ख़ासतौर से बरेली के अवाम को, बरेली शहर के अवाम को, तो दे सकते हैं। देखिए, मेरी एक तो गुजारिश रहेगी कि जो भी प्रत्याशी आप चुने, जो भी हमारे वोटर्स हैं पूरी बरेली के, तो जो भी प्रत्याशी चुने, जिसको भी वोट चुने, तो उसकी पृष्ठभूमि जरूर जान लें, अच्छे लोगों को वोटिंग करें, भले पार्टी की तरफ ज़्यादा ना जाके ये चीज़ जरूर महसूस करें कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। सिर्फ साफ छवि वालों को, अच्छे लोगों को वोटिंग करें और जिनसे ये उम्मीद हो कि वो हमारे साथ खड़े हो सकते हैं और हमारे लिए उनका फुल टाइम रहेगा, हमें उनकी यह इज्जत मिलेगी, ऐसे लोगों को वोटिंग करें, ना कि किसी धर्म पे बहक के, मजहब को बहक के या इन सब चीज़ों को वरीयता ना दें, बल्कि अच्छे आदमी को वोटिंग करें। ये मेरी सबसे गुजारिश है। चलिए, बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। आप सियासत के मैदान में उतरे हैं, बहुत सारी शुभकामनाएं आपके लिए। शुक्रिया। तो हमारे साथ थे मोहम्मद शरीफ साहब, जिन्होंने बेहद खूबसूरत लबो लहजे में अपनी तमाम बात कही। यकीनन सियासत में उनका एक तजुर्बा है और क्योंकि वो हैंडीकैम के लिए, जो जिस्म से कमज़ोर होते हैं, उनके लिए एक बड़ी मुहिम छेड़े हुए हैं। उनके भाई भी क्योंकि उसी पोजीशन में हैं और वो भी लगातार समाज से जुड़े लोगों के लिए एक लगातार पहल कर रहे हैं। यकीनन बड़ी बात है। सियासत में उनकी एंट्री दूसरी बार है, लेकिन जिस तरह की उन्होंने बातें की उससे लगता है वो मजे हुए खिलाड़ी हैं। अब देखने वाली बात यही होगी कि ओवैसी साहब जो है उनको किस हद तक पसंद करेंगे और उसके बाद आवाम और जनता किस हद तक सर आंखों पर बिठा लेगी। ये तो भविष्य के गर्भ में छुपी बात होगी। फिलहाल बरेली की 9 सीटें हैं जिस पर सबकी नज़र है और जिसमें बरेली शहर और बरेली कैंट सीट बहुत अहम हो जाएगी और इसमें जो है तमाम पार्टी कोशिश कर रही हैं। फिलहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन रईस हुसैन के साथ, अटल न्यूज़।